Good morning students. In the previous lecture we have discussed immunological disorders. Immunological disorders है उसमें हमने पहले पढ़ा था एलर्जी के बारे में, ठीक है। सेकेंड इम्यूनोलॉजिकल जो डिसऑर्डर्स है उसमें हम बात करेंगे ऑटो इम्यून डिजीज़ के बारे में और उसके बाद में हम बात करेंगे इम्यूनो डेफिशिएंसी के बारे में, ठीक है। तो अपना टॉपिक एड्स है तो अपना पहले ऑटो इम्यून डिजीज़ बची हुई है उसको अपन पढ़ लेते हैं। देखो ऑटो इम्यूनिटी, इसका मीनिंग समझ लीजिए होता क्या है। इम्यूनिटी का अपन को पता है कि अपना जो इम्यून सिस्टम होता है वो क्या करता है, उसके पास ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि वो सेल्फ और जो नॉन सेल्फ बॉडी के जो पार्टिकल्स हैं उसको रिकॉग्नाइज कर सकता है। यदि नॉन सेल्फ पार्टिकल आता है तो उसके अगेंस्ट में वो क्या बनाता है, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करता है, उसको किल करने का काम करता है, राइट। लेकिन ऑटो इम्यूनिटी के अंदर क्या होता है, वो अपनी ही सेल को, अपनी ही जो सेल है सेल पे उसको एज ए नॉन सेल्फ रिकॉग्नाइज करने लग जाता है और उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन कर देता है और अपनी ही सेल को, अपने ही टिश्यू को खत्म करने लगता है। इस टाइप की जो एबिलिटी है उसको हम क्या कहते हैं, ऑटो इम्यूनिटी कहते हैं। यानी मैं ये कह सकता हूं कि इम्यून सिस्टम की सेल्फ और नॉन सेल्फ रिकॉग्नाइज करने की जो कैपेसिटी होती है वो क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है, वो क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। तब हम उसको क्या कहते हैं, ऑटो इम्यूनिटी का नाम देते हैं। बात समझ में आएगी, ऑटो इम्यूनिटी। अब एक्चुअल में इसके पीछे कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है या कोई रीजन हो सकता है। होता कैसे है, मान लीजिए कोई एक एंटीजन है, ठीक है। इस एंटीजन की जो नेचर है, ये इसका जो प्रोटीनेसिस मॉलिक्यूल है, इसकी नेचर अपने बॉडी के किसी प्रोटीन से या किसी सेल से मिलती है। सुनना मैं क्या कह रहा हूं कि एक जो एंटीजन है ना, उसकी नेचर अपनी बॉडी की किसी सेल से, सेल की सरफेस के ऊपर रिसेप्टर होते जो प्रोटीन होते, ठीक है, इन प्रोटीन से मिलती है। अब ये जो एंटीजन अपनी बॉडी में आया तो इसके अगेंस्ट में अपनी बॉडी ने क्या बनाई, एंटीबॉडी बनाई। अब ये एंटीजन और अपना ये जो सेल का प्रोटीन है, रिसेप्टर है, उसकी नेचर दोनों की एक जैसी है, मिलता जुलता है। तो अपनी बॉडी में जो एंटीबॉडी बनी है ना, वो भी क्या करेगी, इस सेल के साथ में क्या करेगी, इंटरेक्शन करेगी और इसको किल करने का काम करेगी। इसी को अपन क्या कहते हैं, ऑटो इम्यूनिटी का नाम देते हैं। ऑटो इम्यूनिटी समझ में आ गई आपको क्या होती है। इसका एग्जाम्पल के यदि अपन बात करें तो आपके रूमेटॉइड अर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ये इसका एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल आपका एडिसन्स डिजीज हो सकता है ना, एडिसन्स डिजीज। आपके एनसीईआरटी में एक डिजीज का नाम दिया हुआ रूमेटॉइड अर्थराइटिस, इसको आपको याद करना जरूरी है। इतना ही आपको पढ़ना है ऑटो इम्यूनिटी के अंदर। आपको इतना जरूर याद रखना है कि ऑटो इम्यूनिटी का मतलब यह होता है कि अपनी बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म इम्यून सिस्टम होता है वो सेल्फ और नॉन सेल्फ को रिकॉग्नाइज नहीं करता, डिफरेंशिएट नहीं कर पाता। अपनी सेल्फ सेल को ही क्या कर लेता है, नॉन सेल्फ रिकॉग्नाइज कर लेता है, उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाता है, उसको किल करने का काम करता है। क्लियर है, ये अपना ऑटो इम्यूनिटी खत्म हुआ। अब हम बात करते हैं इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर की बात कर रहे थे। तीसरा अपना आता है इम्यूनो डेफिशिएंसी। अब हम बात करते हैं इम्यूनो डेफिशिएंसी। इम्यूनो डेफिशिएंसी, इम्यूनो डेफिशिएंसी का मीनिंग क्या होता है। इम्यूनो का मतलब होता है इम्यून सिस्टम, डेफिशिएंसी का मतलब वीक हो जाता है। आपका इम्यून सिस्टम इसमें क्या हो जाता है, वीक हो जाता है, जिसकी वजह से जो कंटिन्यूसली माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी पे अटैक कर रहे हैं वो अटैक करेंगे और डिफरेंट टाइप के डिजीज होने लग जाएगी। ये जो इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज है ना, इसको भी हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है, प्राइमरी इम्यूनो डेफिशिएंसी और सेकेंडरी इम्यूनो डेफिशिएंसी। प्राइमरी इम्यूनो जो डेफिशिएंसी डिजीज है वो बाई बर्थ होती है। क्या होती है, बाई बर्थ होती है, यानी जन्म से ही क्या मिलती है, अपन को मिलती है। इस केस में जो पेशेंट होता है उसकी बॉडी के अंदर बी लिम्फोसाइट और जो टी लिम्फोसाइट है ना, ये नहीं होती है। जब बॉडी में बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट नहीं होगी तो बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट का क्या काम होता है
कि जो भी एंटीजन आता है उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाना, उसको किल करने का काम करता है ना, बॉडी की प्रोटेक्शन करता है, डिफेंस मैकेनिज्म में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब बी लिम्फोसाइट टू टी लिम्फोसाइट बॉडी में बाई बर्थ ही नहीं होगी तो क्या होगा, आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा और अलग अलग टाइप की डिजीज हो जाएगी, कंटिन्यूसली डिजीज होगी उसको। इसका एक एग्जाम्पल है स्किड डिजीज, इसको अपन पहले पढ़ चुके हैं, जब जीन थेरेपी हमने पढ़ी थी उस समय मैंने आपको बताया था। स्किड का मतलब क्या होता है, सीवर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज। इस केस में क्या होता है कि इसके अंदर एक जीन है, वो जीन क्या हो जाता है, डिफेक्टिव हो जाता है, यानी इनएक्टिव हो जाता है। और एक्चुअल में ये जीन क्या करता है, एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम बनाता है, एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम बनाता है। और जब जीन डिफेक्टिव हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है, तो ये एंजाइम नहीं बन पाता है। जब एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम की इसकी बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी हो जाएगी, कमी हो जाएगी। अब ये जो एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम क्या करता है, ये भी इम्यून सिस्टम होता है, उसको एक्टिवेट करके रखता है ना। अब जब इस एंजाइम की बॉडी के अंदर कमी हो जाएगी, क्यों, क्योंकि ये जीन बनाएगा ही नहीं, बहुत कम अमाउंट में बनाएगा, तो इम्यून सिस्टम क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा और कंटिन्यूसली उसके ऊपर बहुत सारे डिजीज, बैक्टीरिया है, वायरस है, वो अटैक करेंगे और बीमारी हो जाएगी। तो ऐसा जो पेशेंट होता है उसको क्या करता है, एक आइसोलेटेड रूम के अंदर रखना पड़ता है, एक सूटेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ता है ताकि इन्फेक्शंस नहीं हो। लेकिन कितने लंबे समय तक आप ये सब कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसके लिए जो ट्रीटमेंट है वो आपका ट्रीटमेंट क्या है, जीन थेरेपी है। जीन थेरेपी को हमने बायोटेक्नोलॉजी के अंदर पढ़ लिया, ठीक है ना। पूरी डिटेल आप वहाँ देख सकते हैं कि जीन थेरेपी के अंदर एडीए जो डिफिशिएंसी डिजीज होती है उसको अपन कैसे क्योर करते हैं। बात समझ में आ गई। तो ये प्राइमरी इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज होती है। लेकिन जो सेकेंडरी इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज होती है ये क्या होती है, ये बाई बर्थ नहीं होती भाई, ये अपनी लाइफ टाइम में हम क्या करते हैं, एक्वायर करते हैं अपनी लाइफ टाइम के अंदर। अब वो कैसे आती है, कंटिन्यूअसली प्रोलॉन्ग्ड इलनेस, लंबे समय तक कोई बीमारी होती है उस समय भी हो सकती है। माल न्यूट्रिशन होता है, यानी कुपोषण का शिकार होता है, कंटिन्यूसली उसको न्यूट्रिशन वगैरह नहीं मिलता है, तब भी हो सकता है। रेडिएशन की वजह से ही हो सकता है, और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से आपको सेकेंडरी इम्यून डेफिशिएंसी डिजीज हो सकती है। उसमें सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है वो हम पढ़ेंगे एड्स का। कॉन्सेप्ट समझ में आया। इम्यून डेफिशिएंसी डिजीज प्राइमरी है जिसमें आपकी SCID आती है ना, इसके बारे में हमने पढ़ा। सेकेंडरी है उसके अंदर आपका एड्स आता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एड्स की। चलिए, आज का सेशन बहुत धुआंधार होने वाला है। हम एड्स को एक लेक्चर में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इजीली समझ में आने वाला टॉपिक है ना। कुछ ऐसे टर्म्स वगैरह होंगी जो अपन को समझनी है, बाकी बहुत अच्छा होगा। चलो चलते हैं। एड्स है, उसका पूरा नाम क्या है ना, पहले अपन नाम देख लेते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। क्या कह रहे हैं, एक्वायर्ड का मतलब क्या होता है, एक्वायर्ड या गेट अपन कह सकते हैं, ऑब्टेन ड्यूरिंग लाइफ टाइम। हम हमारी लाइफ के अंदर, बाई बर्थ नहीं होता है, हमने पहले ही पढ़ रखा है, ये सेकेंडरी के अंदर आता है। हमारी लाइफ टाइम के अंदर हम इसको एक्वायर करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, प्राप्त करते हैं। अब उसका कोई भी रीजन हो सकता है। इम्यूनो यानी इम्यून सिस्टम डेफिशिएंसी का मतलब क्या हो जाता है, वीकेंड हो जाता है। सिंड्रोम का मीनिंग क्या होता है, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। लो जी, क्या लिखा हमने, एक्वायर्ड का मीनिंग हम उसको ऑब्टेन करते हैं जिसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है और ग्रुप ऑफ सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं। सिंड्रोम एक्चुअल में क्या है, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स है। बहुत एड्स अपने आप में कोई एक बीमारी नहीं है, ये क्या करता है, आपका जो इम्यून सिस्टम है उसको वीक कर देता है। ये कॉन्सेप्ट तो इम्यून सिस्टम वाला तो हम पहले पढ़ चुके हैं ना, कि इम्यून सिस्टम के पास ऐसी एबिलिटी होती है जो हमको बीमारियों से बचाता है, डिजीज से बचाता है। लेकिन जब इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है तो ये बीमारियों से नहीं बचा सकता। लगातार हमारे ऊपर जो बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजेंस जो अटैक कर रहे हैं वो
सक्सेस हो जाते हैं और अपनी बॉडी के अंदर डिजीज कोज करते हैं। तो ये एड्स का कंप्लीट नाम, पूरा नाम हो गया। ठीक है, इस एड्स को हम इस हेडिंग के अंदर पढ़ेंगे। ये टॉपिक है वो एड्स के अंदर हम कवर करने वाले हैं। क्या क्या पढ़ेंगे अपन? इसकी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे थोड़ा सा, ट्रांसमिशन कैसे होता है, स्ट्रक्चर कैसा होता है, इन्फेक्शन कैसे होता है, टेस्ट अपन कैसे करते हैं, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन के बारे में बात करेंगे। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं हिस्ट्री की। देखो हिस्ट्री की यदि हम बात करें तो 1920 के अंदर हमें ये पता चला कि जो चिंपैंजी है उसके अंदर ये वायरस था। ठीक है, किसमें था? चिंपैंजी के अंदर वायरस था, वो ह्यूमन की पॉपुलेशन के अंदर आ गया। ये कब पता चला हमें? 1920 के अंदर पता चला। ऐसा बताया है कि 1920 में चिंपैंजी के ब्लड से ह्यूमन के ब्लड में ट्रांसफर हो गया। ठीक है, दूसरा जो एग्जैक्ट जो वैल्यू है वो अपन को याद करनी है कि पहला इसका जो केस है 1981 के अंदर अमेरिका के अंदर रिपोर्ट किया गया, फर्स्ट केस। ये आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो ये टर्म्स आपको जरूर याद करनी है। क्या बोला मैंने? 1981 के अंदर पहला एड्स का जो केस है वो अमेरिका में आया था। फर्स्ट केस वाज रिपोर्टेड इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इन 1981। ठीक है, और ये जो चिंपैंजी वाला जो इवेंट्स हुआ था वो कांगो के अंदर हुआ था। कांगो इवेंट के नाम से अपन जानते हैं, है ना। कांगो का है, साउथ अफ्रीका के अंदर है। ठीक है ना, वहाँ पे ये ह्यूमन पॉपुलेशन के अंदर आया था, लेकिन उस समय रिपोर्टेड नहीं हुआ था, लोगों को पता नहीं चला था। ठीक है, धीरे धीरे ये लार्ज पॉपुलेशन को कवर करता गया, उसके बाद अमेरिका में आ गया। और अमेरिका में भी सबसे पहले क्या हुआ, जो होमोसेक्सुअल जो लोग थे ना, होमोसेक्सुअल पीपल थे, उनके अंदर सबसे पहले ये फैला था। तो उन्होंने ये सोचा था कि ये होमोसेक्सुअल डिजीज है जो ऐसे लोगों के अंदर फैलती है। लेकिन बाद में जब उन्होंने डायग्नोसिस किया तब उनको पता चला कि ये तो हर एक हेटेरो जो सेक्सुअल है उसके अंदर भी हो सकती है, होमोसेक्सुअल है उनमें भी हो सकती है, किसी में भी हो सकती है, ये तो एक इम्यूनो डेफिशिएंसी है। उसके बाद में उसका नाम क्या दिया? एड्स नाम दिया था। तो पहला केस आपको याद रखने वाली जो अच्छी चीज़ है वो ये है कि 1981 के अंदर सबसे पहला केस आपको अमेरिका के अंदर देखने को मिला था। ठीक है, इतनी चीज़ अपन को याद करनी है। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांसमिशन की, कि इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, ये फैलता कैसे है भाई। देखो ट्रांसमिशन जनरली वही ट्रांसमिशन मेथड होंगे जो हमने लोअर क्लासेज में आपने पढ़े होंगे। ठीक है, उसको थोड़ा सा अपन डिटेल के साथ देख लेंगे। पहला है अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स, यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स यदि आप अनप्रोटेक्टेड करते हैं। अनप्रोटेक्टेड का मीनिंग क्या हो गया? यदि आप फिजिकल बैरियर कॉन्डम्स यदि आप यूज नहीं करते हैं। आप कॉन्डम यूज करते हैं तो उसके दो फायदे होते हैं। पहला तो क्या होता है कि ये एसटीडी से प्रिवेंट करता है, जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, यानी एड्स से आपको बचाता है। और सेकंड क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस नहीं होते, है ना, अनवांटेड प्रेगनेंसीज नहीं होती है। तो अपन को कॉन्डम्स यूज करना चाहिए, प्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स करना चाहिए, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो कॉन्डम होता है वो पेनिस को पूरी तरह कवर कर देता है, पूरी तरह कवर कर लेता है। तो वेजाइनल सिक्रेशन के साथ में और आपका जो पेनिस है उनका डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता है, पेनिस और वेजाइना का, जिसकी वजह से आपकी जो सेक्सुअल ट्रांसमिटिंग डिजीज है यानी आपकी जो एड्स है उसके फैलने के, स्प्रेड होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। वैसे देखा जाए तो वेजाइनल सिक्रेशन है, आपका टीयर्स है, आपका सलाइवा है, इसके अंदर भी सम अमाउंट में वायरसेस प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता, सुनना ध्यान से, इतना ज़्यादा नहीं होता कि वो एड्स को कोज करे। उसका क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होना चाहिए। जैसे मैं बात करूं, जैसे अपन ये कहते हैं कि जो एड्स है वो नॉर्मली हगिंग से नहीं फैलता है, किसिंग से, लाइट किसिंग से नहीं फैलता। लेकिन जब आप ज़्यादा किस करते हैं और सलाइवा एक्सचेंज हो जाता है, लार्ज अमाउंट में सलाइवा एक्सचेंज हो जाता है, तब उसके फैलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और स्पेशली फैलने के चांसेस तब ज़्यादा रहते हैं जब आपकी बॉडी के अंदर कोई कट हो और उसके ऊपर सलाइवा का सिक्रेशन चला जाए, उसके ऊपर आपका टीयर्स का सिक्रेशन चला जाए, है ना, या वेजाइनल सिक्रेशन वहाँ पे चला जाए, तो डायरेक्टली वो ब्लड में एंटर कर सकता है। बात आगे समझ में? ठीक है, तो अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स। अब इसमें हाई रिस्क वाले कौन से हैं? सबसे ज़्यादा रिस्क इनमें कौन से हैं? जिनके मल्टीपल पार्टनर्स होते हैं,
मल्टीपल पार्टनर। पार्टनर का मतलब यहां सेक्सुअल पार्टनर से, यानी ऐसे लोग जो एक से ज्यादा पार्टनर के साथ में सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, तो और वहां पे भी क्या करते हैं, अनप्रोटेक्टेड यदि सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, एक पेशेंट एक पार्टनर को भी यदि एड्स हुआ या वायरस वहां पे उसकी बॉडी में हुआ, तो वो एक दूसरे के साथ में स्प्रेड हो सकता है, फैल सकता है। तो स्पेशली जो हाई रिस्क वाले हैं वो मल्टीपल जो सेक्सुअल पार्टनर होते हैं वो इसके क्या होते हैं, हाई रिस्क में आते हैं। ठीक है, ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया। सेकेंड पॉइंट अपन बात करते हैं ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट। यदि आप किसी वजह से आपको ब्लड का ट्रांसफ्यूजन करना है, यानी ब्लड आप कोई डोनेट करता है और आपको ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है, तो आप ब्लड वहां से लेते हैं, तो वो जो ब्लड है वो क्या होना चाहिए, सेफ होना चाहिए, फ्री फ्रॉम कंटामिनेशन, कंटामिनेशन फ्री होना चाहिए, उसमें एड्स के वायरस नहीं होने चाहिए। यदि जो डोनर है उसके अंदर एड्स का वायरस है, उसने डोनेट कर दिया, उसका कोई भी टेस्ट और स्क्रीनिंग नहीं हुई, तो क्या होगा, वो ब्लड के अंदर आएगा और किसी को भी जब रेसिपिएंट को दिया जाएगा तो उसकी बॉडी में एंटर कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ कि आपको पता है कि ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट कब यूटिलाइज किए जाते हैं, कब इसमें ट्रांसफ्यूज किए जाते हैं। जैसे थैलेसीमिया डिजीज वगैरह होती है तो उसमें ब्लड है उसको ट्रांसफ्यूज करना पड़ता है, और भी बहुत सारी डिजीज होती है ना, जिसके अंदर ब्लड को ट्रांसफ्यूज। ब्लड प्रोडक्ट कहाँ यूज करते हैं अपन, जैसे डेंगू होता है उसके अंदर प्लेटलेट चढ़ाते हैं अपन, तो पूरा ब्लड नहीं चढ़ाते ना, होल ब्लड नहीं चढ़ाते अपन, सिर्फ प्लेटलेट यूज करते हैं। तो इस केस के अंदर ब्लड और जो ब्लड प्रोडक्ट वाला जो केस है, इसके अंदर भी हमें ध्यान रखना चाहिए, इसके थ्रू भी आपका जो वायरस है वो आपकी बॉडी में स्प्रेड हो सकता है। ठीक, तीसरी चीज अपन बात करते हैं नीडल एंड सिरिंज। नीडल एंड सिरिंज जो कि क्या है, कंटामिनेटेड हैं, यानी इन्फेक्टेड नीडल या सिरिंज आप यूज करते हैं तब भी आपके वायरस के स्प्रेड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। यानी जो भी नीडल है, सिरिंज है, वो सिंगल यूज होनी चाहिए, एक बार यूज किया उसको फेंक देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हो सकता है किसी भी पेशेंट को एड्स वायरस उसकी बॉडी के अंदर हो और उसी सिरिंज को जिसके ऊपर ब्लड लगा है किसी दूसरे पेशेंट को हमने लगा दिया, उसके भी ब्लड के साथ में कॉन्टैक्ट में आएगा और वायरस उसकी बॉडी में चला जाएगा। ठीक है, तो कंटामिनेटेड नीडल और जो सिरिंज है वो हमको यूज नहीं करनी चाहिए, पहली बात। इसमें भी हाई रिस्क वाले कौन से होते हैं, जो ड्रग अब्यूजर्स होते हैं। ड्रग अब्यूजर्स हैं वो हाई रिस्क में होते हैं। क्यों होते हैं भाई, जो ड्रग अब्यूजर्स होते हैं वो क्या करते हैं, सिरिंज के थ्रू उसमें ड्रग्स डालते हैं और अपनी वेन के अंदर डालते हैं, खुद ही डालते हैं वो, क्योंकि रोज़ का काम है, डॉक्टर के पास थोड़ी जाएंगे, है ना, और ये काम इलीगल भी होता है। पहली बात तो ड्रग अब्यूजर्स नहीं होना चाहिए, है ना, ड्रग्स को आपको यूटिलाइज नहीं करना चाहिए, आपको का मीनिंग है जो भी यूज़ करते हैं उसके लिए है। फिर भी यदि वो करते हैं तो उनको कोई होश नहीं होता है, कॉन्शियसनेस नहीं होती है ना, नाले के नीचे लोग बैठे रहते हैं, एक ने यूज़ किया, वापस उसने वो सिरिंज नीडल के अंदर उसमें डाला और दूसरे ने ठोक लिया, तीसरे ने ठोक लिया, एक ही सिरिंज एक ही नीडल से सब क्या करें, ड्रग्स ले रहे हैं। तो क्या होगा, उनमें से एक को भी यदि HIV वायरस बॉडी के अंदर है तो वो क्या हो जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा, सबके अंदर फैलता जाएगा। तो हाई रिस्क जो नीडल और सिरिंज वाले केस में है वो आपके कौन हो सकते हैं, ड्रग अब्यूजर्स हो सकते हैं। ठीक है, और क्या हो सकता है इसके अंदर, आपका हो सकता है मदर से फिटस के अंदर ट्रांसफर हुई हो सकता है वाया प्लेसेंटा। मदर यदि इन्फेक्टेड है, मदर को यदि HIV वायरस बॉडी के अंदर है तो वो प्लेसेंटा के थ्रू क्रॉस करके, है ना, HIV वायरस है वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है, तो वो फिटस में आ सकता है, बच्चे में आ सकता है। लेकिन यदि वो पहले से ध्यान रखें, डॉक्टर्स को ये बता दे कि आई एम इन्फेक्टेड, है ना, विच HIV वायरस, तो अपने बच्चे को बचा सकती है। डॉक्टर कुछ ऐसे मेडिसिन देते हैं जिसकी वजह से ध्यान रखते हैं कि वो प्लेसेंटा को क्रॉस करके फिटस के अंदर नहीं जाए। ठीक है, और क्या हो सकता है, 4 हो गए। और अपन बात करते हैं, हाँ, एक चीज़ आपने सुनी होगी, कई चीज़ें हैं वो लास्ट में अपन बात करेंगे जिनके बारे में शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा और आपने कभी भी गौर भी नहीं किया होगा। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की अपन बात करें, ऑर्गन का जब अपन ट्रांसप्लांट करते हैं तो उस समय भी फैलने के चांसेस रहते हैं, उससे भी फैल सकता है ना। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं, 2 पॉइंट है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक तो बोरिंग ऑफ पिना और आपका बार्बर बाइसेप, या फिर कंटामिनेटेड रेजर की अपन बात करेंगे। सुनना ध्यान से,
हमारे हिंदू रिलीजन के अंदर एक कस्टम है, क्या होता है कि हम कान और नाक जो होते हैं वो छिदवाते हैं, ठीक है। तो आजकल क्या होती है, वो निडल यूज़ करते हैं, वो ऐसे करके वो कान में डाल के उसमें से होल कर देते हैं और बाली वाली जो भी है वो पहना देते हैं। लेकिन यदि वो निडल है, जब कट करेगा तो ब्लड तो आएगा, वो ब्लड की ड्रॉपलेट्स हैं और किसी दूसरे पर्सन है उसको उसने बोरिंग किया पीना को, यानी कान को छेदा उसने और उसमें भी ब्लड आया। उस ब्लड के साथ में जो निडल के ऊपर लगा हुआ है, मान लीजिए उसमें वायरस का पार्टिकल था और दूसरे के साथ लगा, उसका भी ब्लड दोनों कॉन्टेक्ट में आ गया और इन्फेक्टेड पर्सन हो गया। हो सकता है ना, ऐसा भी हो सकता है। तो हमेशा ध्यान रखें, जब पीना को आप बोरिंग करवाना जाएं, अपने फैमिली में कोई भी होता है तो उसको आप अवेयर करें, बताएं उनको उनके बारे में कि वो निडल वगैरह को चेंज करना चाहिए। सेकंड क्या हो सकता है, बार्बर के केस में नाई भाई साहब के पास अपन जाते हैं, है ना, वो कोई भी एक रेजर यूज़ किया है या फिर एक ब्लेड यूज़ किया है, उसके ऊपर कट लग गया और बाई चांस क्या था, जो पेशेंट वहाँ पे बैठा हुआ था वो क्या था, इन्फेक्टेड था, उसकी बॉडी के ऊपर रेजर के ऊपर या ब्लेड के ऊपर वो क्या आ गया, वायरस आ गया और दूसरे पेशेंट क्या किया, उसको भी कट लग गया और वो जो ब्लड है उसकी बॉडी में चला गया, वो इन्फेक्टेड हो जाता है। या फिर कंटामिनेटेड रेजर, अपन किसी दूसरे का रेजर अपन यूज़ करते हैं, है ना, तब भी इसके फैलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। तो इन केसेस के अंदर अपन को क्या करना है, प्रिकॉशंस रखनी है, सावधानी रखनी है, ध्यान रखना है। ये सारे मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो हमने पढ़े, तो कैसे नहीं फैलता इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। हगिंग से नहीं फैलता, साथ खेलने से नहीं फैलता, साथ सोने से नहीं फैलता है, किसिंग से नहीं मिलता, लाइट किसिंग की बात कर रहा हूँ मैं। ये जो मेथड है जिसके थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स आपका जो एड्स है वो नहीं फैलता है, ट्रांसमिशन हो गया। अब अपन बात कर लेते हैं इसकी स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर देखें, HIV वायरस है, उसकी यदि अपन स्ट्रक्चर देखें तो 2 सिंगल स्ट्रैंडेड आपको RNA नज़र आएंगे, 2 सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, और इनके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम भी नज़र आएगा। बाहर प्रोटीन के 2 कोट नज़र आते हैं, 2 प्रोटीन के कोट नज़र आते हैं। एक लिपिड लेयर होती है इसके अंदर, ठीक, इसके ऊपर यहाँ पे लिपिड की जो लेयर है उसके ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। क्या क्या स्ट्रक्चर नज़र आती है लिख देते हैं एक बार। ये आपका क्या है, RNA है, इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है। ये आपकी 2 प्रोटीन के लेयर हैं जिसको अपन प्रोटीन कोट कह सकते हैं। ये आपकी लिपिड लेयर है ना, ये पूरी, और ये यहाँ पे क्या है, ग्लाइको प्रोटीन होते हैं। क्या बताया मैंने, यदि आप इसकी स्ट्रक्चर देखें तो इसके अंदर आपको 2 सिंगल स्ट्रैंडेड RNA नजर आएंगे और दोनों सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है उसके लिए 2 आपको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होगा। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के बारे में हमने जब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ी थी उस समय आपको बताया था कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है कि आपका जो RNA होता है उससे क्या बनता है, DNA बनता है, यानी DNA से RNA बनता है तो ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम काम में आता है। लेकिन उल्टा है ना, रिवर्स है, रिवर्स का मतलब उल्टा होगा, किसका उल्टा होगा, ट्रांसक्रिप्शन का। तो ट्रांसक्रिप्शन में DNA से RNA बनता है, इसमें क्या बन जाएगा, RNA से DNA बन जाएगा। क्लियर है, ये आपका, ये इसकी स्ट्रक्चर्स होती है। आपका जो ये वायरस है वो एक फैमिली से बिलोंग करता है, रेट्रोवायरसेस फैमिली। कौन सी फैमिली है भाई, रेट्रोवायरसेस फैमिली। रेट्रोवायरसेस जो फैमिली है उसके अंदर क्या होता है कि एक तो जेनेटिक मटेरियल RNA होता है, पहली बात, RNA क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, और उसके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है। क्या होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है, ठीक है। जब ये किसी होस्ट सेल के अंदर ट्रांसमिट करता है अपना RNA, उसके साथ में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम भी जाता है। ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के थ्रू क्या करता है, एक DNA बना लेता है, ठीक है। ये DNA क्या करता है, उस होस्ट सेल के साथ जाकर के अटैच हो जाता है और उसकी मशीनरी को अपने अंडर कंट्रोल कर लेता है और अपने नंबर ऑफ पार्टिकल्स बनाता है, वायरस की फैक्ट्री बना देता है उसको। तो वायरस है, इसकी स्ट्रक्चर में आपको सिर्फ इतना ही याद करना है कि रेट्रोवायरस फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर देखें तो 2 सिंगल स्ट्रैंडेड RNA मिलेंगे आपको, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम मिलेंगे, 2 प्रोटीन के कोट नजर आएंगे, है ना।
उसके बाद लिपिड की लेयर होगी और उसके बाद ग्लाइकोप्रोटीन्स नजर आएंगे। यानी जनरली अपन कह सकते हैं कि ये जो प्रोटीन का कोट है ये आपका कैप्सिड है जो कैप्सोमियर से बना है, नंबर ऑफ कैप्सोमियर से बना है, और अंदर आपका जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर सिर्फ आरएनए मिलेगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम मिलेगा, और ये है रेट्रोवायरस फैमिली से बिलोंग करते हैं। अब हम देखेंगे कि इसके अंदर जो ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर इनका इन्फेक्शन कैसे होता है, ह्यूमन बॉडी में ये कैसे इन्फेक्ट करते हैं और कैसे अपनी बॉडी को खराब करते हैं। देखिए, वायरस है जैसे ही अटैक करता है, अपनी बॉडी के अंदर एंटर करता है, साइमल्टेनियसली एक साथ क्या करता है, अपनी बॉडी के अंदर मैक्रोफेजेस और जो टी हेल्पर जो सेल है, लिम्फोसाइट सेल्स होती है, उनको अफेक्ट करता है। ऐसा नहीं कि पहले टी हेल्पर सेल को अफेक्ट करेगा उसके बाद मैक्रोफेजेस का, दोनों को एक साथ अटैक करता है। क्यों अटैक करता है? पहला क्वेश्चन, बिकॉज इनकी सरफेस के ऊपर, ये जो सेल हैं इनकी सरफेस के ऊपर एक पर्टिकुलर टाइप के रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। उस रिसेप्टर को हम क्या कहते हैं? CD4 रिसेप्टर के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट है, नीट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से लिख लेना, नोट कर लेना, याद कर लेना। CD4 रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ मैक्रोफेज एंड टी हेल्पर सेल। दैट्स वाई HIV वायरस है ना, HIV वायरस का पूरा नाम क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस होता है। ये क्या करता है? इन दो सेल को रिकॉग्नाइज कर लेता है उस रिसेप्टर के थ्रू। इनके ऊपर भी रिसेप्टर CD4 रिसेप्टर होते हैं, और HIV वायरस है उसके पास भी अपने रिसेप्टर्स होते हैं, वो उसको रिकॉग्नाइज कर लेता है। पहली बात। अब मैक्रोफेज है उसको इन्फेक्ट कैसे करेगा? देखिए, ये मान लीजिए आपकी ये सेल है, ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये इसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल पड़ा हुआ है, ठीक है। अब क्या होगा? वायरस तो पूरा तो आएगा नहीं भाई, वायरस पूरा थोड़ी आएगा, वायरस तो नहीं आएगा ना, कैप्सिड वाला प्रोटीन कोड तो पार ही रहता है। अंदर क्या आएगा? उसका जेनेटिक मटेरियल आ गया, यानी RNA आ गया, और क्या आ गया? उसका रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम आया। इसने क्या किया? यहाँ पे DNA बनाया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को किया उसने, और इसने अपना DNA बना लिया। क्या बना लिया? DNA बना लिया। ये लो, अब ये जो DNA है, ये DNA क्या करेगा? होस्ट सेल के जो न्यूक्लियस का जो DNA है उसके साथ जाकर के अटैच हो जाएगा। बोलो, अटैच हो गया। अटैच होने के बाद में इसकी मशीनरी को वो पूरा अपने अंडर कंट्रोल कर लेगा। अंडर कंट्रोल करने के बाद में क्या करेगा? ये नंबर ऑफ, इससे क्या बनाएगा? वायरस के पार्टिकल बनाएगा। ये लो, RNA बनाएगा, क्योंकि DNA बना है तो DNA से क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन करवाएगा। ट्रांसक्रिप्शन करेगा तो क्या बनेगा? RNA बन जाएगा, और RNA के बाद में प्रोटीन का कोट बनाएगा और उसको कवर कर लेगा ऐसे। ये लो, नंबर ऑफ वायरसेस बना दिए। नंबर ऑफ वायरसेस बनाने के बाद में ये क्या करेंगे? यहाँ से बाहर निकलेंगे, और दूसरी जो हेल्थ सेल्स होती हैं, मैक्रोफेजेज होती हैं, टी हेल्पर सेल्स होती हैं, उसको इन्फेक्ट करने की कोशिश करेंगे और इन्फेक्ट कर ही देंगे, ठीक है। ये काम इसके अंदर चलेगा। लेकिन इसके अंदर क्या होता है? मैक्रोफेजेज होती है ना, थोड़ी सी बड़ी सेल होती है ना, और कोशिश यही करती है कि उसको खत्म कर दें। लेकिन ये क्या करती है? इसकी बॉडी के अंदर एंटर करने के बाद इसी की मशीनरी को यूटिलाइज कर लेती है, कंट्रोल में कर लेती है। नॉर्मली क्या होता है? कोई भी बैक्टीरिया वगैरह बॉडी के अंदर आता है तो मैक्रोफेजेज उसका काम निपटा देती है, या फिर टी हेल्पर सेल है वो बी लिम्फोसाइट को बोलेगी, बोले एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करो, या TC सेल होती है जो साइटोटॉक्सिक सेल होती है, वो डायरेक्टली उसको क्या कर देती है? किल कर देती है। लेकिन जब ये दो सेल हैं जो बचाने वाली सेल है, जो अपनी बॉडी के लिए आर्मी का काम कर रही है, जब आर्मी को ही दबा देगी तो क्या होगा भाई? यही इसके साथ होता है। तो ये आपका जो मैक्रोफेज है ना, ये क्या बन जाता है? वायरस की फैक्ट्री बन जाता है। नंबर ऑफ वायरसेज लगातार प्रोड्यूस करता रहता है, ये खुद वायरस की फैक्ट्री बन जाता है। कैसे बचाएगा ये अपने आप को? अपन को कैसे बचाएगा? दूसरी बात, टी हेल्पर सेल के अंदर क्या होता है? इसमें भी यही प्रोसेस होता है। बॉडी के इसके हेल्पर सेल के अंदर आता है, वही cDNA बनाता है, यानी DNA बनाता है, फिर उसके होस्ट सेल के न्यूक्लियस के साथ में अटैच हो जाता है DNA के साथ में, और नंबर ऑफ वायरसेस बनाने लगता है। फिर नंबर ऑफ वायरसेस बनाने के बाद में ये क्या करता है? ब्रस्ट होती है, फट जाती है, और टी हेल्पर जो सेल है वो क्या हो जाती है? किल हो जाती है, मर जाती है। जबकि आपकी मैक्रोफेजेज क्या करती है? सर्वाइव करती हैं। इन दोनों में यही डिफरेंस है। टी हेल्पर सेल से वो किल हो जाती है, बेचारी छोटी होती है, मर जाती है, लेकिन मैक्रोफेजेज सर्वाइव करती है। और ये क्या करती है? एक वायरस की फैक्ट्री की तरह काम करती है। तो वायरस फैक्ट्री के यदि रिगार्डिंग क्वेश्चन आता है तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? मैक्रोफेजेज होना चाहिए। मैक्रोफेजेज आर नोन एज वायरस फैक्ट्री, और ये सर्वाइव करती है, ये क्या हो जाती है? किल हो जाती है। यहाँ तक बात समझ में आई है? तो हाँ करो बेटा, आगे बढ़ते हैं अपन।
समझ में आया कैसे इन्फेक्शन होता है, कैसे क्या काम करता है। अंडर कंट्रोल ले लेता है पूरी मशीनरी को अंदर एंटर करने के बाद, लेकिन पहले क्या करेगा, ये आरएनए है उसे ये डीएनए बनाएगा, और डीएनए क्या करेगा, इसके न्यूक्लियस का जो डीएनए है उसके साथ अटैच होगा और फिर इसको कंट्रोल में करेगा, फिर उसका ट्रांसक्रिप्शन कराएगा तो आरएनए बनेगा, और आरएनए के बाद में ये प्रोटीन का कोट बनाएगा और अपने वायरस के पार्टिकल्स बोलेगा कि वायरस के पार्टिकल्स बना नंबर ऑफ, जब बनाएगा तो सेल्स यहाँ से फटेगी और वायरस बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएंगे, ब्लड के थ्रू सब जगह फैल जाएंगे, सबको इन्फेक्ट करने की कोशिश करेंगे, सारी बॉडी की जो सेल्स होती हैं उसको क्या कर देंगे भाई, डैमेज कर देंगे। यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है। अब क्या होता है, देखो दो चीज़ हैं, एक होता है इन्फेक्शन, है ना, और एक होता है एड्स। एक्चुअल जो एड्स होता है उनके बीच में थोड़ा सा क्या होता है, टाइम डिफरेंस होता है। मान लीजिए आपकी बॉडी के अंदर एड्स का वायरस चला गया है, यानी आपकी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन हो गया, लेकिन अभी क्या हुआ, इसकी मल्टीप्लिकेशन इतनी ज़्यादा नहीं हुई है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन नहीं हुई है तो इसका जो इफेक्ट होगा, यानी टी हेल्पर सेल्स है वो धीरे धीरे मरेगी, मैक्रोफेजेज है। हाँ, एक चीज़ और है, टी हेल्पर सेल्स है वो मरना स्टार्ट हो गई, तो टी हेल्पर सेल्स है धीरे धीरे जो है वो टी हेल्पर सेल के नंबर बहुत कम हो जाएंगे, इतने कम हो जाएंगे कि अपना इम्यून सिस्टम है वो किसी दूसरी डिजीज से प्रोटेक्ट अपने को नहीं कर पाएगा और अपना इम्यून सिस्टम क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, आपकी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन हुआ, नंबर ऑफ वायरस के पार्टिकल्स अभी कम है, धीरे धीरे वो बढ़ना स्टार्ट होते हैं। ठीक है, और जब एक्चुअल में जब उसके नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और टी हेल्पर सेल्स है ना उसके नंबर बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, तब क्या होता है, एड्स के सिम्टम्स आते हैं। यानी मैं कह सकता हूं कि इन्फेक्शन और एड्स के सिम्टम्स आने में 5 से 10 साल लगते हैं। वो सब के अंदर अलग अलग होता है, 5 साल भी लग सकते हैं, 10 साल भी लग सकते हैं। तो इसका कहने का मीनिंग ये हुआ कि आपको यदि कोई सस्पेक्ट है, कोई डाउट होता है, तो आप पहले ही क्या करवा लीजिए, टेस्ट करवा लीजिए, डायग्नोज करवा लीजिए, ताकि इजीली अपन को पहले ही पता चल जाए, जब उसके नंबर कम होते हैं तब उसको अंडर कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जब सिम्टम्स आने ना स्टार्ट हो जाते हैं तो उसके बाद में फुल ब्लॉन जब एड्स हो जाता है तो उसके 3 साल बाद में डेथ हो जाती है, ज़्यादा लंबे समय तक वो सर्वाइव नहीं कर पाता है। ठीक है, तो एक चीज़ आप इतना सा ध्यान रखें कि 5 से 10 साल का टाइम पीरियड लेता है इन्फेक्शन से एड्स होने में। कितने साल का? 5 से 10 साल का टाइम पीरियड लगता है इन्फेक्शन होने में। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आएगी। लेकिन एक चीज़ फिक्स है, यदि इन्फेक्शन हो गया, HIV उसकी बॉडी में एंटर कर गया, तब आप उसका कुछ भी नहीं कर पाओगे। हाँ, टाइम पीरियड बढ़ सकता है, 3 साल की जगह 5 साल सर्वाइव कर सकता है, 10 साल सर्वाइव कर सकता है, लेकिन मौत निश्चित है, 100% है, कोई इसका उपाय नहीं होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर हो गया, इन्फेक्शन हो गया। अब अपन बात करते हैं टेस्ट की। डायग्नोसिस कैसे करेंगे, पता कैसे चलेगा? इसके लिए एक टेस्ट है जो आपकी बुक के अंदर दिया हुआ है, एलिजा टेस्ट। हम क्या करते हैं, एलिजा टेस्ट करते हैं। एलिजा टेस्ट का मीनिंग क्या होता है, फुल फॉर्म देख लीजिए पहले एलिजा टेस्ट का। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सोर्बेंट एस। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सोर्बेंट एसे, ये एक टेक्निक होती है। इस टेक्निक के थ्रू हम क्या करते हैं, इस वायरस का, HIV वायरस का पता लगा लेते हैं। दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि यदि इन्फेक्शन हुआ तो उस समय तो वायरस के पार्टिकल्स नंबर ऑफ कम होते हैं, कैसे पता चलेगा? भाई हमने बायोटेक्नोलॉजी पढ़ी है, PCR है ना हमारे पास में, पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस है ना, उस जो भी अपने पास जो भी जेनेटिक मटेरियल है उसके नंबर मिलियंस ऑफ कॉपी विद इन ए सेकंड बना देता है, अपन उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस टेक्निक में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो एलिजा अपन करते हैं, एलिजा से हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, और वैसे कंफर्म नहीं होता है, उसके बाद में एक टेस्ट और होता है जिसको अपन वेस्टर्न ब्लॉटिंग कहते हैं। वो आपकी बुक में नहीं है, वेस्टर्न ब्लॉटिंग आपकी बुक में एक एलिजा के बारे में दिया हुआ है, तो आपको एलिजा तो जरूर याद करना है। एलिजा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सोर्बेंट ऐसे है जिसके थ्रू हम डायग्नोज कर सकते हैं। ठीक है, अब ट्रीटमेंट हो गया, सॉरी टेस्ट हो गया। टेस्ट होने के बाद में पता चला कि पॉजिटिव है, रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, तो उसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं? ट्रीटमेंट के लिए एक ही है, एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स, यानी ऐसी ड्रग दो जो इस वायरस के क्या हो, अगेंस्ट हो। कौन से वायरस के? रेट्रो वायरस के अगेंस्ट में हो।
तो उस ड्रग्स को यदि हम यूज़ करें, पेशेंट को दे दें, तो क्या हो सकता है, थोड़ा टाइम पीरियड बढ़ सकता है। 5 साल की जगह 10 साल वो जिंदा रह सकता है, लेकिन मौत तो निश्चित है भाई, है ना। तो एंटी रेट्रोवायरल जो ड्रग्स होती है वो दी जाती है। एक फेमस ड्रग का नाम है जिडोवुडिन। जिडोवुडिन एक एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स होती है जो HIV के पेशेंट को दिया जाता है। पार्सली इफेक्टिव होती है, ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर पाती है, लेकिन उसका जो टाइम पीरियड होता है, लाइफ जो होता है उसको 5-10 साल के लिए वो क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है। ठीक है, ये ट्रीटमेंट हो गया, और कोई ट्रीटमेंट नहीं है इसका। ठीक है ना। उसके बाद में आती है प्रिवेंशन, बचेंगे कैसे। बहुत अच्छी चीज़ है, सुनिए ध्यान से। प्रिवेंशन, कैसे बचोगे, बचने का क्या उपाय है। किसी ने सही कहा है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी बचना है आपको, बाद में ठीक होने से बजाय अच्छा है कि आप बचें उससे। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर का मीनिंग है कि डिजीज हो फिर आप ट्रीटमेंट लें, ठीक हो या नहीं हो, उससे पहले ध्यान रखें ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, सावधानी रखना जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहला क्या करेंगे अपन प्रिवेंशन के लिए, एजुकेट करेंगे पीपल्स को। एजुकेट पीपल, जो लोग हैं, जो हमारी जनता है, उसको क्या करेंगे, अवेयर करेंगे, बताएंगे उसको। ठीक है, अब बताने के लिए हमारे पास गवर्नमेंटल, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, NGO काम कर रहे हैं। ये दिया हुआ है, फुल फॉर्म याद रखें इसका, क्या है फुल फॉर्म, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये इस दिशा में काम करें। नाको है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, है ना, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है। और 1 दिसंबर को हम क्या करते हैं, वर्ल्ड एड्स डे सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको याद करना है। लोगों को एजुकेट करना है, बताना है, समझाना है कि एड्स ऐसे फैलता है, ऐसे नहीं फैलता है। ठीक है, आप ध्यान रखें, सोसाइटी के अंदर किसी को भी यदि एड्स हुआ है तो हमने जो रीजन पढ़े ना, वो उसमें से कोई भी रीजन हो सकता है, लेकिन हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही रीजन आता है कि अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स किया होगा, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स होंगे। नहीं भाई, बहुत सारी रीजन है, उनसे भी तो हो सकता है। तो किसी को ब्लेम नहीं करना है, सोसाइटी से अलग नहीं करना है, क्योंकि ये जनरली ऐसे नहीं फैलता है। साथ बैठने से, साथ उठने से, खेलने से, साथ खाना खाने से, है ना, ये नहीं फैलता है। हग करने से ये नहीं फैलता है। तो ध्यान रखें, सोसाइटी में ऐसे लोगों के साथ में प्रेम से, सिंपैथी के साथ आप रहें। लोगों को एजुकेट करने के लिए बहुत सारी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, और अपनी इंडिया के अंदर एक नाको है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है, जो लोगों को अवेयर करता है पोस्टर के थ्रू, ऑडियो विजुअल टेक्निक्स के थ्रू। और 1 दिसंबर को हर साल हम क्या करते हैं, वर्ल्ड एड्स डे सेलिब्रेट करते हैं। पहली बात समझ में आई। पहला पॉइंट तो ये हो गया आपका। दूसरा आपका है बी अवेयर, कॉन्शियस रहो भाई, कॉन्शियस रहो, सावधानी रखो। एक एनसीईआरटी में बहुत अच्छी लाइन लिखी है, डोंट डाई विथ इग्नोरेंस। लिख देता हूं मैं यहां पे, डोंट डाई विथ इग्नोरेंस। इग्नोरेंस क्या होता है, इग्नोर कर दिया यार, क्या होता है ना। मल्टीपल पार्टनर के साथ सेक्स कर रहे हो, कॉन्डम्स आप यूज नहीं कर रहे हो, बोले क्या होता है यार, कुछ नहीं होगा ना। आपने क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। तो ये क्या कर रहा है, डोंट डाई विथ इग्नोरेंस। अपनी इग्नोरेंस की वजह से, गलती की वजह से मत मरो। मरना है तो मौत मरो, ऐसी मौत मत मरो। तो यही स्टेटमेंट है कि बी अवेयर, ध्यान रखो, कॉन्शियस रहो, सावधान रहो। नेक्स्ट क्या हो सकता है, जो भी फैलने की जो ट्रांसमिशन के मेथड्स हैं उसका जस्ट अपन को ध्यान रखना है कि जो भी नीडल या सिरिंज हम यूज कर रहे हैं वो क्या करनी है, डिस्पोजेबल होनी चाहिए, एक बार काम में लेकर के फेंक देनी है उसको। कंटामिनेटेड फ्री होनी चाहिए, कंटामिनेशन वाली नीडल्स और सिरिंज को अपन यूटिलाइज नहीं करना है। रेजर आप यूटिलाइज कर रहे हो तो बार बार भाई साहब को बोलो कि जो ब्लड है आपकी, जो रेजर है आपकी, जो नीडल है उसको साफ, जो ब्लेड है उसको चेंज करें, रेजर उसको साफ करें, वॉश आउट करें, प्रॉपरली क्लीन करें। आप ब्लड का ट्रांसफ्यूजन करवाने तो ब्लड है वो कंटामिनेशन फ्री होना चाहिए, उसकी पहले स्क्रीनिंग होनी चाहिए। ठीक है, और कॉन्डम्स है वो आपको यूज़ करनी चाहिए, प्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स आपको करना चाहिए। ठीक है, बस इतना सही।
प्रिवेंशन के अंदर आता है। ये आपका जो वायरस है वो ख़त्म होता है, HIV वायरस ख़त्म होता है। हमने सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें इसके अंदर क्या क्या थी वो एक बार वापस उसको समराइज करवा देता हूँ। सबसे पहला केस, पहला जो इंसिडेंट हुआ था वो 1920 के अंदर हुआ था, कांगो अफ्रीका के अंदर चिंपैंजी से ह्यूमन के अंदर ट्रांसफ़र हो गया था HIV वायरस। पहला केस 1981 के अंदर अमेरिका के अंदर सबसे पहला देखा गया था, ठीक है। उसके बाद में हिस्ट्री के बाद में बात करने के बाद में हम आए थे ट्रांसमिशन के बारे में। तो कैसे कैसे फैलता है हमने अभी डिस्कस किया है। ट्रांसमिशन और आपका जो प्रिवेंशन है ना वो एक दूसरे के पैरेलल है। ट्रांसमिशन तो है कि कैसे फैलता है और प्रिवेंशन हमको बचना कैसे। तो जिस तरीके से फैलता है उसी तरीके को अपन को क्या करना है, अवॉइड करना है, ठीक है। ये दोनों पॉइंट क्लियर हो जाने चाहिए। स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं तो 2 सिंगल स्टैंडर्ड RNA होते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है, ठीक है। उसके बाहर 2 प्रोटीन के कोट होते हैं, उसके बाद एक लिपिड की लेयर होती है और उसके बाहर ग्लाइकोप्रोटीन लगा होता है। ये इसकी स्ट्रक्चर होती है। ये रेट्रोवायरसेस फैमिली से क्या करता है, बिलोंग करता है, क्लियर है। उसके बाद में हम इन्फेक्शन की बात करते हैं कि ये इन्फेक्शन कैसे करता है। ये नॉर्मली अपनी बॉडी के अंदर जाने के बाद मैक्रोफेजेज को और टी लिम्फोसाइट्स को समटाइम देखा जाता है कि बी लिम्फोसाइट है उसको भी अफेक्ट करता है, लेकिन नॉर्मली मैक्रोफेज को और टी लिम्फोसाइट को अफेक्ट करता है क्योंकि इनकी सरफेस के ऊपर CD4 रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। बताया था मैंने CD4 रिसेप्टर, याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। CD4 रिसेप्टर की वजह से ये इसको आइडेंटिफाई करता है, फिर इसको इन्फेक्शन करता है। तो टी हेल्पर सेल्स है, उसको इन्फेक्ट करने के बाद में उसके नंबर ऑफ वायरस पार्टिकल्स बनाता है, उसको बर्स्ट कर देता है, तोड़ देता है, और नंबर ऑफ वायरस पार्टिकल वहाँ से निकल करके ब्लड के थ्रू बाकी जो सेल्स होती हैं उसको इन्फेक्ट करने की कोशिश करता है, इन्फेक्ट करता है। टी हेल्पर सेल के नंबर धीरे धीरे क्या होते जाते हैं, कम होते जाते हैं। जब टी हेल्पर सेल है जो बचाने वाली है उसके ही नंबर कम हो गए, वो खुद ही मरना स्टार्ट हो गई, तो बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो क्या हो जाएगा, इतना वीक हो जाएगा। कोई भी पेशेंट एड्स की वजह से नहीं मरता है, वो मरता है तो किसी दूसरे इन्फेक्शन की वजह से। क्यों? क्योंकि अपना जो इम्यून सिस्टम होता है वो इतना वीक हो जाता है कि नॉर्मल बैक्टीरिया, ट्यूबरक्लोसिस, टीबी सबसे ससेप्टेबल हो जाता है वो टीबी के लिए। तो ट्यूबरकुलाई का बैक्टीरिया है, वायरस एनवायरनमेंट में घूमता रहता है, लेकिन जैसे ही उसका इम्यून सिस्टम वीक होता है उसकी बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है, उसके लंग्स को डैमेज कर देता है, ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है, कैंसर हो जाता है, टॉक्सोप्लाज्मा हो जाता है ना। बहुत सारी डिफरेंट टाइप की डिजीज उसकी बॉडी के अंदर होने लगती है और अल्टीमेटली मर जाता है वो। मैक्रोफेजेस के केस में क्या होती है, मैक्रोफेजेस साइज में बड़ी होती हैं, ठीक है, मोनोसाइट डिफरेंशिएट होकर के मैक्रोफेज बनाती है। तो मैक्रोफेज है वो वायरस फैक्ट्री की तरह काम करती है, वो डेथ नहीं होती, उसकी मरती नहीं है, जबकि टी हेल्पर सेल मर जाती है। ये चीज़ आपको याद करनी है। उसके बाद हमने क्या पता, टेस्ट पढ़ा। टेस्ट के लिए आपको एलिजा याद रखना है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट असे टेक्निक्स है। ट्रीटमेंट है, इसके लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं है, एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स अपन यूज़ करते हैं, ठीक है। और उसके बाद में प्रिवेंशन हमने पढ़ लिया। डोंट डाई विथ इग्नोरेंस, ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, आबाद रहें। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। हाँ, असेसमेंट असाइनमेंट है, उसके अंदर आपको पहला क्वेश्चन नंबर 1 बोल देता हूँ मैं, लिख लीजिए। क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं? फर्स्ट रिपोर्टेड केस, व्हेन एंड वेयर, कब और कहां, ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कैसे फैलता है। व्हाट इज CD4 रिसेप्टर, CD4 रिसेप्टर क्या होते हैं, कहां प्रेजेंट होते हैं। डायग्नोसिस और टेस्ट इसका कौन सा होता है, और प्रिवेंशन क्या होता है। ये 5 क्वेश्चंस आपको कर रहे हैं। थैंक यू।